हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी इससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रखा है और जियोमॉर्फोलॉजी का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो आप देख के आइए वैसे। बट चलिए, आपको मैं पहले वीडियो हमने क्या पढ़ा था पूरी डिटेल आपको मैं बता दूंगा। अब देखिए, हमने पढ़ा था पहले वीडियो में जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में, करेक्ट। लिख देता हूँ मैं जरा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ा था, प्रोसेसेस। ओके, देखिए हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, पूरा तो टॉपिक रिवाइज नहीं करा पाऊंगा लेकिन कुछ की पॉइंट जरूर हमने पढ़ा था। इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है एंडोजेनिक, करेक्ट। हमने एंडोजेनिक पढ़ा था, एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर है। और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक, करेक्ट। एक्सोजेनिक हमने लेकिन पूरा हमने एक्सोजेनिक नहीं पढ़ा था। एक्सोजेनिक हमने सिर्फ पढ़ा था कि भाई एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है, जो ऑन द सरफेस जो लगती हैं। एंडोजेनिक के हमने दो टाइप पढ़े थे, आपको याद होगा। अब याद करिए, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर लग रही है। कितने टाइप की होती है मैंने आपको बताया था। एक स्लो याद करिए और एक सडन याद करिए। स्लो क्या होता है, जो डायस्ट्रोफिज्म होता है, और सडन क्या होता है, जिसको हम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होते हैं जिसके, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये आपको बता रखा था मैंने। ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनो में आपको सडन मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, सडन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और जितने भी एंडोजेनिक आपको मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, सबके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट, फ्रैक्चर, क्रैक आपको देखने को मिलेगा अंडर द अर्थ क्रस्ट, करेक्ट। ये सब चीज हमने पढ़ा था। अब एंडोजेनिक में हमने और क्या पढ़ा था भाई। अब डायस्ट्रोफिज्म की बात करते हैं। पहले सडन के अंदर देखिए, इसकी भी दो टाइप है, जो हमने दो टाइप इसकी बात की थी, इसी में पहले अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था, डायस्ट्रोफिज्म। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जो सडन था, करेक्ट। सडन में आपको बता दिया मैंने, अर्थक्वेक और वोल्केनो। वो तो वोल्केनो पढ़ा दिया, अर्थक्वेक आप लोगों को पढ़ा दूंगा कभी मैं। ओके, क्योंकि अर्थक्वेक मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था इजी टॉपिक है, बट चलिए वो भी पढ़ा दूंगा किसी दिन में। डायस्ट्रोफिज्म, अब इसके दो टाइप हमने पढ़े थे। क्या पढ़ा था भाई हमने, एक हमने पढ़ा था माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, करेक्ट, ओरोजेनिक। और एक हमने पढ़ा था एपिरियोजेनिक, करेक्ट। आई होगा, एपेरियोजेनिक हमने पढ़ा था। तो एपेरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। ओरोजेनिक भी क्या होगा, माउंटेन फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपको यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में बताया था मैंने। ओके, और ओरोजेनिक के भी दो टाइप हमने पढ़े थे, जैसे मतलब वही माउंटेन फॉर्मेशन के। एक था कंप्रेशन, जब दो प्लेट्स ऐसे आएंगे और एक दूसरे की तरफ कंप्रेस करेंगे। और एक होगा जिसमें टेंशन क्रिएट होगा, जब दो प्लेट्स क्या होंगे, अगेंस्ट जाएंगे एक दूसरे के ऐसे, तो उसमें टेंशन क्रिएट होगा, उसके अंदर भी क्रैक्स क्रिएट हो गए अर्थ क्रस्ट के अंदर। एपिरोजेनिक में क्या होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब कोई एक पार्ट है जो नीचे दब गया है, वो एक पार्ट है जो ऊपर उठ गया है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है एपिरोजेनिक में। ये ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ रखा है। और जितने भी ये दिस एंडोजेनिक है, सबके अंदर दिमाग में फिक्स कॉमन रखिए आप कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे एंडोजेनिक में। एक्सोजेनिक में वैसा कुछ नहीं होता। एक्सोजेनिक पढ़ेंगे अभी, आज हम पूरा डिटेल में एक्सोजेनिक पढ़ेंगे। और हम आज वेदरिंग वाला कंप्लीट करेंगे पार्ट पूरा, ठीक है। और वेदरिंग में भी अलग अलग टाइप है, वो भी हम करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा पूरा इसका। कोई भी पार्ट यहाँ पे मिस नहीं करेंगे हम लोग। ओके, अभी एक और चीज हमने देखिए, यहाँ पे मैंने सडन के अंदर दो चीज भले बोला कि वोल्केनो होता है और अर्थक्वेक होता है, लेकिन जो स्लो अर्थक्वेक होते हैं, जो माइनर अर्थक्वेक होते हैं, जिनमें बहुत स्लो मूवमेंट्स होती हैं, वो आप डायस्ट्रोफिज्म में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उस डायस्ट्रोफिज्म मतलब स्लो मूवमेंट, इसके अंदर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज अ माइनर अर्थक्वेक। माइनर अर्थक्वेक, या फिर आप ये ऐड कर सकते हैं इसके अंदर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स आसानी से नहीं मूव करती, बहुत आराम से मूव करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आप डायस्ट्रोफिज्म में ऐड कर सकते हैं। और सडन के अंदर आपको वोल्केनिज्म आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, जैसे आपको देखने को मिलता है दिल्ली में अर्थक्वेक आया, तिब्बत में अर्थक्वेक आया था रिसेंटली, लास्ट मंथ आया था। ये सब क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द सडन मूवमेंट्स, एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, पहले तो दिमाग में रखना है कि जियोमॉर्फिक में दोनों आते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि जियोमॉर्फिक में सिर्फ एंडो आता नहीं, नहीं, एक्सो भी आता है, एंडो भी आता है। तो लेकिन हमें एंडोजेनिक में क्या मिलता है, देखने को क्या मिलता है कि किसी न किसी चीज का निर्माण हो रहा है, कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है, सिंपल सी बात है। हमें टूटने को भी मिलता है, अर्थक्वेक में क्या होगा, सब कुछ टूटेगा ही। ओके, तो बेसिकली ये सारे जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे, अभी ओरोजेनिक और एपेरियोजेनिक हमने डायस्ट्रोफिज्म में देखा, किसी न किसी चीज का निर्माण हो रहा है। ये तो हमें समझ में आ गई बात। चलिए अब जरा समझते हैं इसको एक्सोजेनिक के हिसाब से। अब एक्सोजेनिक आपके लिए टफ नहीं जाएगा, बहुत आसानी से आप एक्सोजेनिक भी समझ लेंगे, कुछ भी नहीं है एक्सोजेनिक के अंदर। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलिए मान लेता हूं भाई ये पहाड़ बन गया ऐसे, ठीक है, ऐसे पहाड़ बन गया, ये हिमालय था, XYZ जो भी इसका आपने नाम देना चाहो दे सकते हो आप। अब मुझे बताओ कि भाई ये अब जब तक भाई हम जैसे ही बना है वैसे एज इट इज रहेगा क्या है? बिल्कुल नहीं रहने वाला है। ये ऐसे थोड़े रहने वाला है, इसके ऊपर हवा, पानी, धूप, हर चीज का इफेक्ट पड़ेगा ना।
कोई चीज को आप बाहर रख दो, चले यार अब तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा कि आप एक ड्रम को बाहर रख दो, ड्रम देखना कुछ दिनों बाद जंग लग जाएगी उसके अंदर। तो कहने का मतलब जो चीज आप बाहर रखोगे, नेचर के अंडर रखोगे, तो एसिडिटी रहेगी, मतलब एसिडिटी थोड़ी रहेगी, सॉरी एसिडिटी थोड़ी रहेगी, उसके ऊपर कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ेगा ना नेचर का। तो वही चीज भाई, जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं उसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा, नेचर का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए जो इतना बड़ा भाई पहाड़ है, इसके ऊपर सनलाइट गिर रही है। अब देखिए, अब थोड़ा समझिए, यहाँ पे मैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करूं, आपको पूरी चीज समझाऊंगा। अब यहाँ पे जब इसके ऊपर सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट क्या करेगी भाई, सनलाइट मतलब इसके अंदर भाई ऐसे तो बना है, इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो रॉक बना है इसके अंदर मिनरल्स है, मिनरल्स के कंपोजिशन में कोई ना कोई तो बदलाव आएगा, ठीक है। एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये तो होगा, आपने पढ़ा होगा। बहुत लंबे इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी साइज, पत्थर की साइज बढ़ेगी, घटेगी, उस फिर क्रैक्स आएंगे, करेक्ट, ये सब पढ़ा होगा ना आप लोगों ने साइंस में, यही सब होगा इसके साथ भी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या होगा, बारिश वारिश होगी, तो जो क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स के अंदर से क्या करेगी, वो कुछ थोड़े से पत्थर बहा के ले जाएगी, करेक्ट। फिर उसका रिमूवल होगा, फिर इरोजन होगा, बहुत दूर तक जाएगी भाई। तो आखिरकार क्या हो रहा है, इसका जो साइज है वो कम हो रहा है। तो यही सब तो एक्सोजेनिक में हमें देखने को मिलता है, विंड, वाटर, ये सारे क्या है, एजेंट्स हैं, इरोजन होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई कि अलग अलग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके, वो सब समझेंगे। बट जरा सा आप इतनी सब चीजें बता रहा हूं, लेकिन जरा बता दो तो इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स अगेन 11th की हमारी एनसीईआरटी है, फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है। अब आपको वहीं से मैंने कंटेंट मिला है, इस बार थोड़ा सा मैंने खुद उसको रिफाइन करने की कोशिश नहीं, एज इट इज वही लाया। देखिए, द एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर determined by the ultimate energy from the sun and also the gradient created by the tectonic factors. All the exogenic, देखिए जो टर्म होगा इसके लिए बहुत अच्छा टर्म है, काफी अच्छा टर्म है। All the exogenic geomorphic process are covered under the general term denudation. Denudation मतलब क्या होता है कि उसको आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर चीज को आप साइज को रिड्यूस करोगे, सिंपल सी बात है। आप किसी भी तरीके से करो, किसी भी तरीके से करो, लेकिन वो जो साइज है उसकी साइज अब छोटी की जाएगी, सिंपल सी बात है। भले वो वेदरिंग हो, मास वेस्टिंग हो, इरोजन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सब किसमें कवर है, एक जनरलाइज्ड टर्म में है डेनुडेशन, मतलब उसका अपर्दन होने वाला है, ठीक है। अब जरा ये समझ लेते हैं भाई डेनुडेशन की क्या है। देखिए आपको सब पढ़ने को मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या है, एंड देयर रिस्पेक्टिव ड्राइविंग फोर्सेस, सब आपको बताऊंगा मैं चीजें क्या है। एज देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजंस ऑन द अर्थ सर्फेस। अच्छा ये बताता हूं आपको मैं। अब मुझे बताइए, अब जरा सनलाइट की बात यहां पे कर ले, क्या सनलाइट हर जगह पे एक जैसा पड़ रहा है क्या? अब बताओ मुझे, क्या पूरे धरती पे सनलाइट एक जैसा पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना। तो हर जगह पे जो डेनुडेशन की प्रक्रिया होगी हर जगह पे सेम होगी क्या? हर जगह पे बिल्कुल सेम नहीं होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज्यादा होगी। आप खुद देख सकते हैं ना, खुद इसको आप समझ सकते हैं। क्या रेगिस्तान में उसी लेवल पे डेनुडेशन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो हर जगह पे अलग अलग तरीके से होगा, इसीलिए यहां पे हर जगह प्रक्रिया सेम नहीं होती। ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे, डिपेंड करता है लोकेशन पे। चलिए ये बात यहां पे बोली जा रही है। डेंसिटी, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन विच लार्जली डिपेंड अपॉन। अब देखिए डेनुडेशन की बात यहां पे की, पूरा डेनुडेशन प्रोसेस इसे एनसीईआरटी का उठा के मैंने आपके सामने रखा है, और आप देख सकते हैं इसको क्या क्या होता है भाई। वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब अब बताऊंगा वेदरिंग मतलब क्या होता है। कि वेदरिंग मतलब, वेदरिंग क्या है कि जैसे ही आपने कोई पत्थर है, मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है, रॉक है, कोई बड़ी सी चट्टान है, उसको ऊपर सनलाइट गिर रही है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, हमारे पत्थरों के अंदर क्रैक्स आएंगे, उसमें बेसिकली सिर्फ क्रैक्स आने की बात यहां पे हुई है, ठीक है। ये उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर अब दो चट्टाने हैं भाई, इसको क्रैक होके एक पार्ट निकल के सीधा अलग हो गया, और फिर बहुत सालों बाद बारिश और इसकी वजह से नदियां वदियां निकल रही हैं, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि इन्हीं पत्थरों के बीच में, इसी में से कुछ चट्टानें यहाँ पे खाली हो जाएंगी, कुछ और गैप्स निकल जाएंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखी है। ड्राइविंग फोर्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी। भाई कैसे काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती कैसे है? ड्यू टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है मूविंग ऑब्जेक्ट? यहाँ पे रिवर है, विंड है, यही तो मूव करा रहे हैं इनको, ठीक है। और जब बड़े बड़े जो दो मास हैं अलग अलग हो रहे हैं, कैसे होंगे? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो देखिए डेनुडेशन प्रोसेस में 3 प्रोसेस है यहाँ पे, वेदरिंग है, मास मूवमेंट है, और इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं वेदरिंग को, बस अभी हम वेदरिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी वाला भी हम आराम से कर लेंगे। वेदरिंग के अभी टाइप देखते हैं, वेदरिंग कितने टाइप की होती है, क्या होती है, समझते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए, हर जगह पे सेम नहीं होता है। आपको रीजन पता है कि हर जगह पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स अलग हैं, हर जगह की लोकेशन अलग है, हर जगह पे सनलाइट
का जो रीच है वो अलग है, इसलिए ये हर जगह पे सेम आपको मिलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देख लेते हैं और क्या क्या चीजें। देखिए अब यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, उतना पूरा नहीं रखा मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी। देखिए जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, ठीक है, ये सब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, टेम्परेचर नहीं इफेक्ट करता, बिल्कुल करता है भाई। प्रेसिपिटेशन नहीं करता, अभी तक बता तो दिया, रेन वाटर ये सब बता तो दिया आपको मैंने। विद इन डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन देयर मे बी लोकल वेरिएशन, वही तो बोल रहा हूं इतनी देर से अभी तक आपको। एंड द अल्टीट्यूड डिफरेंस मतलब हाइट पे, किसकी हाइट कहां पे, उस पर भी डिफरेंट करता है, डिफरेंस है इसका। बाई इंसोलेशन रिसीव बाय द नॉर्थ एंड द साउथ फेसिंग, अरे सब कुछ सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पे। कहां पे इवापोरेशन ज्यादा है, कहां पे प्रेसिपिटेशन है, फ्रीजिंग कहां ज्यादा है, ये हर चीज मैटर यहाँ पे करेगी, हर चीज यहाँ पे मैटर करेगी। बिकॉज एक्सोजेनिक में जितने एटमॉस्फेरिक चीजें हैं वो सब, लेकिन मेन क्या है, ये सारी चीजें हर जगह पे सेम है क्या, नहीं है, ये सब चीज अलग अलग है। बस ये बोलने की, यही पूरा जो ये लाइन ही बता रहा है ना, ये सब यही बता रहा है। इसके ऊपर उतने उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, जहां से क्वेश्चन आएंगे उसको हाईलाइट करके बताऊंगा। अब क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि भाई डेनोटेशन की मीनिंग बताइए, कहां गया डेनोटेशन, ये देखिए डेनोटेशन। डेनोटेशन में क्या क्या चीज ऐड होती है, डेनोटेशन में आपको यहाँ पे वेदरिंग भी होता है, मास वेस्टिंग भी होता है, मतलब मूवमेंट और इरोजन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ डेनोटेशन में इंक्लूडेड है। ये आप इस फ्लो चार्ट से दिमाग में रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लो चार्ट है, ठीक है। अभी जब एक दो बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। डेनोटेशन का मतलब होता है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, मतलब बेसिकली हाइट उसकी छोटी होगी, अब जिस तरीके से भी करो आप, ओके। वेदरिंग में आप उसको सिर्फ तोड़ रहे हो, उसी जगह पे वेदरिंग सिर्फ उसी जगह पे हो रही है, उसको आप ब्रेक कर रहे हो। वेदरिंग में बेसिकली ब्रेकिंग हो रहा है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वेदरिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बाकी चीजें मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ये देखिए ये वेदरिंग है। अब ये देखिए एक पत्थर था भाई, पत्थर में क्रैक कैसे आएगा, खुद सोच के देखिए, पत्थर में क्रैक कैसे आएगा भाई। मैं थोड़ा मारने जा रहा हूं क्या, नहीं कोई नहीं मारने जा रहा है। क्या यहाँ पे इसके ऊपर ये हुआ, कोई किसी फोर्स ने लगाया कुछ नहीं भाई, एटमॉस्फेरिक फोर्सेस के ऊपर काम कर रही हैं, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे था, ठीक है। हीट का डिफरेंस आपको देखने को, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसके अंदर ब्रेक हुआ, बारिश अगेन, तो बहुत सारे फैक्टर्स है, सारे के सारे आपको क्लाइमेटिक फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। और क्या है, किस टाइप का प्रोसेस है, एक तरह से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है, केमिकल डिपोजिशन होता है, तो ये सब इसकी वजह से इसके अंदर क्रैक्स आते हैं। ये वेदरिंग का है, ये वेदरिंग फिनोमेना। और इन सीतु होता है, इन सीतु मतलब उसी जगह पे होता है। इन सीतु दिमाग में रखिए कि इसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है। मोशन मतलब वैसा नहीं कि भाई इसको यहां से वहां लेके तब क्रैक है, नहीं, ये इन सीतु उसी जगह पे प्रोसेस हो रही है। वेदरिंग इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस देयर ओनली, देयर मतलब देयर, उसी जगह पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई उसको कहीं और लेके जाया जा रहा। तो ये भी दिमाग में रखिए, इसको बोलते हैं इन सीतु प्रोसेस। कहीं लिख देता हूं मैं आपको, इन सीतु प्रोसेस बोलते हैं इसे, वेदरिंग को, ठीक है। और वेदरिंग किसका पार्ट है, वेदरिंग यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस का पार्ट है, ठीक है। डेनोटेशन का एक टाइप है। डेनोटेशन में क्या आता है, डेनोटेशन के अंदर वेदरिंग भी आता है, डेनोटेशन के अंदर में मास वेस्टिंग भी आता है, इरोजन भी आता है। ये सारे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब डेनोटेशन के पार्ट है, ठीक है। चलिए तो अभी वेदरिंग को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर बहुत बार पूछा हुआ है, दिस इज द पार्ट ऑफ द पीआईक्यू आल्सो। ये पीआईक्यू भी है बाय द वे, आपको बता दो मैं क्या बताया था मैंने। वेदरिंग देखते हैं, एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। तो यहां पे देखिए क्या है, डिफाइन एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्या इसके अंदर कोई मैनुअल लेबर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। इसे वेदर और क्लाइमेट के इफेक्ट की वजह से चेंज हो रही है। इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, टूट रहा है। तो वेदरिंग में क्या होता है, टूटता है। और क्या है, इट इज इन सीतु प्रोसेस। ये आपको की टर्म बता रहा हूं ना, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो भाई फालतू बता रहे, नहीं, फिर आप कहीं और जाइए। सिंपल सी बात बोलूंगा आपके लिए, देयर आर द नंबर ऑफ प्रोसेस विद इन द वेदरिंग विच इज आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर। अब देखिए वेदरिंग के भी हम टाइप पढ़ेंगे, केमिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, लेकिन सब कहीं ना कहीं साथ में होती है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही वेदरिंग एक जगह पे हो रही है, बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमें अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा, लेकिन सबका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है जनरली। अब ऐसा नहीं, लेकिन हम अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए, और किस पे डिपेंड करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। विंड डायरेक्शन किधर कैसा है, ओके, और उसके बाद लोकेशन क्या है उसकी, कितना उस पर सनलाइट मिल रहा है, कितना टाइम लगेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स के लिए मैटर करते हैं।
इकलौता एक। तो फैक्टर्स तो आपको पता ही है कौन से हैं, बिकॉज वो सारे एजेंट्स में आते हैं। एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं जो आपने लास्ट वीडियो में मेरे पढ़ रखा है, आपको मैंने लास्ट में जो टेबल दिया था ना, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक के फैक्टर्स हमने देखे थे, उसके अंदर वेदरिंग था एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, और बाकी हमने आपको उसके एजेंट्स भी दिए थे। वाटर हो गया, विंड हो गया, रेनफॉल हो गया, रिवर हो गया, सब उसके एजेंट है। चलिए अब जरा देखिए कितने टाइप होते हैं, बताया आपको मैंने, केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल, मतलब फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, सॉरी। तो देखिए अब केमिकल में कैसे होगा भाई कि उसके जो केमिकल कंपोजिशंस हैं, हमारे जो रॉक्स हैं, कुछ नाइट्रेट के होंगे, सल्फेट के होंगे, पोटेशियम के होंगे, वो क्या हो गए भाई, वो उसके गायब होने लगेगा, वो परत होगी वो निकलने लगेगी टाइम के साथ। कुछ होंगे जो भाई कार्बोनेट के होंगे, वो निकलने लगेंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो ये कुछ ब्लैक, सॉरी, कुछ वो हो जाएंगे, ग्रीनिश होने लगेंगे, कुछ रेडिश होने लगेंगे, बिकॉज उसके अंदर आयरन के मिनरल, आयरन के कंटेंट होंगे, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम आते हैं जरा केमिकल प्रोसेस को डिटेल में करते हैं। अब केमिकल के पहले टाइप देख लेते हैं भाई, केमिकल के पहले टाइप देखना बहुत जरूरी है। देखिए केमिकल के 4 टाइप होते हैं, ये भी एग्जाम में। अभी आपको बता देता हूं, जो नई किताब आई है ना, जो आप लोग की नई किताब आई है, हमारे न्यू एनसीईआरटी आई है, सच बोलो थोड़ी बकवास है, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने केमिकल वेदरिंग के जो टाइप हैं उसको उन्होंने हटा दिया। मेरे को बिल्कुल दिमाग खराब हुआ देख के, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था वो, उन्होंने उसको हटा दिया। 4 टाइप थे, सॉल्यूशन था, उसके बाद अपना ये हाइड्रोशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था, कार्बोनेशन था, ठीक है, हाइड्रेशन है, 4 ऐसे टाइप हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या था, सॉल्यूशन, ये भी पूछा हुआ है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, कार्बोनेशन। तीसरा क्या है, हाइड्रेशन, मतलब पानी की वजह से, ठीक है, HY। और चौथा क्या है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी आज हम इसको पूरा डिटेल में करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 4 हम पे टाइप है। ये किसके टाइप है, केमिकल वेदरिंग के टाइप है भैया। ये फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग अलग से बाद में करेंगे, लेकिन अभी केमिकल वेदरिंग को अच्छे से करते हैं। क्यों अच्छे से करना भाई, क्योंकि सबके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, कि यहां तक कि चारों के ऊपर ही अपने आप में क्वेश्चन पूछ रखा है, आउट ऑफ द गिवन 4 विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग। मतलब सॉरी, विच इज 4 देते हैं, उसमें से एक नहीं होता है कोई भी। तो ये सब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाई क्यों सारे के सारे हैं। आपको लग रहा होगा फालतू है, तो फिर आप कहीं और जाइए, मैं आपको बार बार बोलता हूं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन भाई, सॉल्यूशन मतलब देखिए, आपने सॉल्यूशन साइंस में पढ़ रखा है, अब साइंस वाला सॉल्यूशन ही है वैसे बताऊं तो आपको मैं, लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पे साइंस वाला सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हमें कुछ चीजें याद रखने की, कौन से मिनरल्स होते हैं बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उसकी बात यहाँ पे करेंगे। चलिए अब उसको डिटेल में डिस्कस है। देखिए केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, वही बातें लिखेंगे, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्ट ऑन द रॉक टू डिकम्पोज, डिसॉल्व और रिड्यूस देम टू फाइन प्लास्टिक स्टेट, थ्रू द केमिकल रिएक्शन बाय ऑक्सीजन, सरफेस सॉइल, यही सब कहानी है यार। अब कितनी बार उसको पढ़ोगे बार बार, ठीक है। तो अभी इसलिए इसको एक जनरलाइज्ड टर्म है, जो हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है उसका। चलिए अब जरा सॉल्यूशन पे आते हैं। अब जरा सॉल्यूशन में आपको बताता हूं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के अंदर। देखो कुछ यहां पे मिनरल्स के नाम दिमाग में रखने, क्या बोला मैंने, नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम। क्या उनसे हैं, लिख दूं यहां पे, थोड़ा याद हो जाएगा आपको। नाइट्रेट, उसके बाद सल्फेट, और तीसरा मैंने बताया पोटेशियम। जो अपना रॉक, ये जो मिनरल्स को कंटेन करेगा, ठीक है, कौन से मिनरल को, नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम, इन मिनरल्स को कंटेन करेगा। वो जैसे उसको पानी मिलेगा, रेनफॉल उसके ऊपर पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत घुल जाएगा इजीली। ये बहुत वाटर सॉल्युबल होते हैं, बहुत इजीली घुल जाते हैं पानी में। सो दे इजीली लीच्ड आउट, ये क्या कर देंगे, इजीली बह जाएंगे, और उनका कोई रेसिड्यू कोई बचेगा नहीं, और हमें क्या मिलेगा, वो परत पूरी खाली हो जाएगी वहां से। ये हमें देखने को मिलेगा। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, सॉल्यूशन के अंदर कौन से 3 मिनरल के दिमाग में रखना है भाई, नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा भाई, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम, वैसे तो ये आपको इसके कार्बोनेशन में भी मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन और सॉल्युबल इन द वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड। अब बताइए कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा भाई, आपको एक तो बारिश हो रही है, चलो मैं समझाते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए रेनफॉल जब होगा तो हमें क्या मिल रही है भाई, हमें बारिश मिल रही है, H2 मिल रहा है। उसके बाद हमारे नेचर में आपको पता ही है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास CO2 की कोई कमी नहीं है। जब दोनों कंबाइन होंगे तो इसका H और इसका CO2 मिलकर क्या बन जाएगा, H2CO3 बनेगा, दैट इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड।
ठीक है, विच इज अ वीक एसिड, क्या बोलते हैं, वीक एसिड। अब इसके अंदर जो कार्बोनेट होता है, जो भी रॉक जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है, वो क्या होगा, उसके लेयर्स इसके बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएंगी, उसकी परत पूरी वहां से खाली हो जाएगी, ये यहाँ पे मतलब है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे आपको बताओ ये बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर अलोंग विद द सॉइल, ये सब आपको पता है, पढ़ने कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। आपको दिमाग में रखना क्या है, बार बार बता रहा हूँ, नाइट्रेट, सल्फेट एंड पोटेशियम, ये जो रॉक्स इनसे बने हैं, पानी पड़ते हैं उसके अंदर बहुत इजीली घुल जाते हैं, बहुत इजीली मिक्स हो जाता है, आपको पता है सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और जब हम कार्बोनेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर कार्बोनेट, जिस भी किसी मिनरल का जो रॉक है जो कार्बोनेट से बना हुआ है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा बहुत इजीली, वो एसिड के साथ बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा, दैट इज H2CO3, और वो लीच हो जाएगा, वहां से लीच हो जाएगा मतलब उस एरिया खाली हो जाएगा, लीच होना वही होता है, मतलब एरिया पूरा अब निकल गया वहां से, ठीक है। लीच तो ऑलरेडी पता होगा आपको, मिनरल्स पूरा खाली हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, कार्बोनेशन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद मिनरल एंड इज अ कॉमन प्रोसेस हेल्पिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेल्डस्पार अपना एल्युमिनियम का एंड कार्बोनेट मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देखिए वही तो बात बोली यहाँ पे, एंड द सॉइल इन द एयर absorbed by water to form the carbonic acid that act as a weak acid, and calcium carbonate and the magnesium carbonate dissolve in the carbonic acid। तो कहने का मतलब है जितने भी कार्बोनेट वाले आयन है, वो कार्बोनेट वाले मिनरल्स है, माय मिस्टेक, वो इजीली किसके साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे हमारे आसानी से कार्बोनिक एसिड के साथ। तो आपको दिमाग में रखना क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कौन से 3 मिनरल दिमाग में रखने हैं आपको, नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। कार्बोनेट के टाइम पे कौन से 2 मिनरल, कार्बोनेट में तो सिंपल दिमाग में रखा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा इजीली, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, और फिर क्या हो जाएगा, वो वहां से खाली हो जाएगा, लीच हो जाएगा। ये देखिए ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ये चीजें समझ आ रहा है आपको भी। और जब वो लाल लाल जो पढ़ा है ना, ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है, तो आप बोलोगे सब एक ही जगह हो रहा है, अरे बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ है ना भाई, सारे आपको थोड़ी कि एक टाइप का रॉक एक ही जगह मिल रहा है, बहुत सारे रॉक्स एक साथ, मतलब रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है ना, आपको ऑलरेडी बता रखा है रॉक्स के बारे में कि इट इज नॉट होमोजीनियस, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं रॉक्स के अंदर, ये बात है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। वेदरिंग में हमने क्या चीज पढ़ी थी भाई, हमने पढ़ा केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा सॉल्यूशन, दूसरा पढ़ा हमने कार्बोनेशन, ठीक है। चलिए रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत। अब आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन से क्या समझते हैं आप, हाइड्रेशन मतलब वाटर। अब देखिए वाटर पड़ेगा तो क्या होगा, अब वाटर पड़ेगा तो जो आपका रॉक है वो क्या करेगा, स्वेल करेगा, ठीक है, स्वेल करेगा, कुछ टाइम बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर स्वेल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्वेल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर वो एब्जॉर्ब करेगा, जब वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा तो एक्सपैंड करेगा, फिर कुछ टाइम में वाटर रिलीज करेगा तो क्या होगा, श्रिंक करेगा वो, एक्सपेंशन जैसे तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर ऑब्जॉर्ब कर रहा हो, और उसकी वजह से क्या हो रहा हो भाई, उसके अंदर क्या आ गया, क्रैक्स आएंगे। वेदरिंग में हमने क्या पढ़ा था, इन सीतु प्रोसेस है, क्रैक्स डेवलप होंगे। हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन मतलब अब हाइड्रेट पानी, बोले हम पानी देने जाएंगे क्या, मैं पानी देने जाऊंगा, बारिश का पानी है ना भाई, बारिश का पानी है ना उसके साथ, और क्या होगा, और अगर उसके ऊपर कार्बोनेट के मिनरल्स हैं तो भाई हमारे H2CO3 तो उसको मिल ही रहा है, तो उसको भी लीच कर देगा वो। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ इसको स्पेसिफिक करते हैं। तो हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर आपको क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, और फिर उस बाद में कुछ देर बाद क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए हाइड्रेशन इज ए केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड। क्या लिया भाई उसने, मिनरल्स ने वाटर को मतलब अगेन एब्जॉर्ब किया और एक्सपैंड हो, वही आपको बता रहा था। कैल्शियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम सल्फेट किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को, और क्या बनता है, जिप्सम, ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने, बता रखा है ना। और फिर जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वापस से क्या बन जाएगा वो, उसके अंदर इट विल रिलीज, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपको पता ही है। यहाँ पे मैं आग नहीं लगाने जा रहा हूँ जिप्सम के नीचे, ये इट विल टेक इन द एटमॉस्फेयर ओनली, और ये बहुत लंबे टाइम बाद ये सब चलता रहता है। ठीक है, चलिए। This process is reversible and long. Continued repetition of this process cause fatigue in the rock and may lead to the disintegration. वही तो बात है यहाँ पे बोली गई है। चलिए, इसमें कुछ था ऐसा, लेकिन हमको क्या लगता है, हम पढ़ते ही नहीं उसको, हमको ऐसे टर्म्स देखने को मिलते हैं। अरे सिंपल है यार, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है हाइड्रेशन के अंदर। एक एग्जांपल दिमाग में रख लो बस, कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट अब्सॉर्ब करेगा तो जिप्सम बनेगा, फिर जिप्सम तुम बोलोगे कि वापस से कैल्शियम सल्फेट कैसे बन रहा है, अरे इसने उसको 373 केल्विन चाहिए होता है, कौन सी बड़ी बात है 373 केल्विन मिलना है एटमॉस्फेयर के अंदर, कोई बड़ी बात है क्या? तुम क्या बोलते अगले दिन ही होता नहीं, इट विल टेक सम टाइम। आफ्टर दैट अगेन व्हेन रेनफॉल टेक प्लेस, अगेन इट विल स्वेल, आफ्टर सम टाइम अगेन इट विल रिलीज, अगेन स्वेल, अगेन रिलीज, एंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा तो कब तक, इट विल क्रिएट अ क्रैक देयर।
एंड देन फर्दर इट विल डिसइंटीग्रेट। यही तो बात यहाँ पे बोली जा रही है। चलिए मिनी क्ले ये सब पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दे रखा है। बहुत सारे क्ले मिनरल्स होते हैं, स्वेल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द वेटिंग ड्राइंग प्रोसेस, एंड जैसे रिपीटेड मैटर होता है, रिपीटेड मतलब लंबा चलता है, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, इवन आप रबर को भी, जब आपके इलास्टिक रबर होता है उसको घिसते रहिए, छोड़ते रहिए, कुछ देर बाद क्या होगा, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। हर एक के साथ होता है। तुम्हारे भी इमोशन के साथ कोई खेलता रहेगा, छोड़ता रहेगा, कुछ देर बाद तुम छोड़ दोगे उसको। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब किसका ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई? फेरस मिनरल्स का होगा। कौन से होते हैं फेरस मिनरल्स? जो आयरन है, जो आयरन कंटेन करते हैं। क्या करेंगे भाई, जब हम किसी चीज को बाहर रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब आयरन के कंटेंट। तो क्या भाई, कौन सा कलर होता है? रस्ट उसको पकड़ लेता है। कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर होता है, ब्राउनिश कलर उसको मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आपको नहीं लग रहा कुछ ब्राउनिश कलर है यहाँ पे? ओके। और जो रॉक्स होते हैं, जो अर्थ के अंदर होते हैं, जो अंडरग्राउंड होते हैं, जब वैसे एरिया में होते हैं जहाँ पे पानी बहुत है, तो खुद अपने आप में रिड्यूस होने लगते हैं। उनमें कौन सा कलर आता है? ग्रीनिश कलर आ जाता है, ब्लूइश कलर आ जाता है। बस यही तो बात है। लेकिन ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कौन से मिनरल्स के साथ होगा? फेरस के साथ होगा। फेरस मतलब आयरन। समझे आप? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपने 4 टाइप पढ़े। अब यहाँ पे 2-3 चीज और देख लो यार। आयरन है, मैग्नीज है, सल्फर है। ज्यादा आपको इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रेड कलर ऑफ द आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न टू ब्राउन और येलो व्हेन ऑक्सीडाइज्ड मिनरल्स आर प्लेस्ड इन द एनवायरनमेंट वेयर ऑक्सीजन एब्सेंट, रिडक्शन टेक प्लेस। आपको पता ही है यार, ठीक है। सच कंडीशन, अभी ऑक्सीजन कहाँ नहीं है भाई, मतलब उसकी क्वांटिटी कम, बेसिकली कहाँ है आपको, कहाँ मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कहाँ आपको कम मिलेगी? आपको मिलेगी अर्थ सरफेस के अंदर, क्रस्ट के अंदर मिलेगी आपको। हमको वहां पे भी बहुत सारे भाई रॉक्स वहीं पे भी लीच हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे उनका रिडक्शन हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग। और इन सिद्धू क्यों बोला? क्या यहां से पत्थर उठ के गया? यही तो, पत्थर उठ के नहीं गया, इसके अंदर होल्स हुए हैं, मतलब यहीं पे लीचिंग हुई है इसकी, यहीं से मिनरल उसके गायब हुए हैं, ठीक है। तो हमने 4 टाइप पढ़े केमिकल वेदरिंग के, और चारों टाइप आपको मेरे हिसाब से लर्न हो गए होंगे। सिंपल सी बात करो तो आपको ज्यादा दिमाग लगानी। पहला हमने पढ़ा सॉल्यूशन के, अभी लिख देता हूं आपके लिए ना यहाँ पे, नहीं थोड़ा जगह नहीं चलेगी, यहीं पे लिख के खत्म करते हैं। अभी पहला मैंने क्या पढ़ा है आपको? सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई? कौन से 3 मिनरल बताए थे मैंने? नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम। नाइट्रेट, अब आप अगर थोड़ी मेहनत और करेंगे मेरे साथ तो आप एक पूरा इसका एक रिकैप करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बता सकते हैं भाई हमने पूरा आज पढ़ा क्या है। सो दैट्स व्हाट आई वांट। अगर थोड़ा सा एफर्ट लें तो कर सकते हैं। नाइट्रेट, सल्फेट और पोटेशियम में के लिख देता हूं इसको। ये सॉल्यूशन में हमने पढ़ा। कार्बोनेशन में हमने क्या पढ़ा? कौन सा मिनरल होता है जो रिएक्ट होता है, मतलब उसके साथ घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, लीच हो जाता है? वो था कार्बोनेट के। मैग्नीशियम में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रेशन में कुछ नहीं भाई, पानी जब पड़ेगा तो अब्सॉर्ब करेगा मिनरल उसको और एक्सपेंड करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमने कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल लिखा, जिप्सम बना बाद में। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा? आयरन का होगा, सल्फर का होगा, मैग्नीज का होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा वेदरिंग एक्चुअली होता क्या है। वेदरिंग इन सीतु प्रोसेस है, दिमाग में रखेंगे। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होता है और ड्यू टू द केमिकल डिकम्पोजिशन, मतलब ऑफकोर्स ये बात है, जो रॉक्स है उसको डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं और उनके ऊपर की लेयर हट रही है, परत हट रही है, ये हमें देखने को मिलता है। हमने इससे पहले डेनुडेशन के बारे में पढ़ा। डेनुडेशन में सब कुछ आता है, वेदरिंग भी आता है, मास ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, उसके अंदर ये भी आता अपना इरोजन भी आता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हमने पढ़ा। फिजिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी आपके टॉपिक होंगे, वैसे तो आप लोगों ने जो बहुत सारे टॉपिक बताए सारे लिस्ट करके रखे हैं। सो डोंट वरी, सबके ऊपर वीडियो बन जाएगा। अभी मेरे को लगता है आज ही मैं लैंडफॉर्म तक पहुंच जाऊंगा। लैंडफॉर्म तक तो वीडियो आज ही बन जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो भी टॉपिक दिया, ओशिनोग्राफी भी बताया आपने, और उसके बाद वेजिटेशन के ऊपर भी बनाना है, वो सब बहुत सारी चीज़ तो रेडी भी है, आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलता है अगले वीडियो में।